गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋतु चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ। ये हमारी कौन सी क्लास है? बायोलॉजी की क्लास है, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है अस्थितंत्र। तो उससे पहले हम डेली एक मोटिवेशनल कोड लेके आते हैं, उससे एक क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज भी सेम ऐसे ही करेंगे। आज का हमारा कोड क्या है, ध्यान से सुनेंगे सभी। कि एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? जब एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ सकता है तो तू तो भगवान का दिया है, तू किस लिए डरता है? सही बात है ना? हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है अस्थितंत्र, जिसमें हमारा आधा रिवीजन कल की क्लास में हो गया था। आज हम करेंगे अपेंडिकुलर सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगीय कंकाल से शुरुआत। ठीक है, तो एक बार पीडीएफ से ही देख लेते हैं। ये हमारा हो गया था कल कंप्लीट, तो आज आगे का ही करेंगे। यहाँ से शुरुआत करते हैं उपांगीय कंकाल से। ठीक है, यहाँ तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। यहाँ से करते हैं शुरुआत। तो ऊपरी भुजा से शुरुआत करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि अध्ययन के आधार पर जिसमें हड्डियों का अस्थियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। तो उसे आसान करने के लिए कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया था, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। यानी अक्षीय स्केलेटन अक्षीय कंकाल बोलते हैं, और उपांगीय कंकाल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, जिसमें 80 अस्थियां आ जाती है अक्षीय स्केलेटन में और 126 आ जाती है हमारी अपेंडिकुलर में। ठीक है, हम अक्षीय जो है वो अक्षीय जो कंकाल है उसे कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम अपेंडिकुलर यानी उपांगीय कंकाल से शुरुआत करते हैं। तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम ऊपरी भुजा। ऊपरी भुजा में सबसे पहले क्या आता है? स्कंद मेखला आती है। स्कंद मेखला यानी हमारा कंधे वाला भाग। ऊर्ध्व भुजाओं का कंकाल स्कंद मेखला धड़ से जुड़ा होता है। स्कंद मेखला इसके पुला और क्लेविकल से मिलकर बना होता है। इसकी प्रत्येक भुजा में बाहु, अग्र बाहु और हाथ का कंकाल होता है। ये हमने कल भी देख लिया था। इसके बाद आती है हमारी स्कंद फलक। स्कंद फलक क्या होती है? स्केपुला। यह एक त्रिकोणाकार चपटी अस्थि होती है। क्या होती है? एक त्रिकोणाकार चपटी अस्थि होती है जो वक्ष के पिछले भाग पर दूसरी से 7वीं पसली के ऊपर स्थित रहती है। हमारी वक्ष के चेस्ट के कौन से भाग पर? पिछले भाग पर, चेस्ट के पिछले भाग पर दूसरी से 7वीं पसली, पसली यानी रिब्स, दूसरी से 7वीं पसली के ऊपर स्थित रहती है तथा पेशियों द्वारा उनसे अलग रहती है। इससे स्कंद मेखला का पिछले वाला भाग बनता है। इसके बाद आ जाती है जतुका अस्थि, क्लेविकल बोलते हैं जिसे। दो भाग बताए थे ना मैंने, स्केपुला और क्लेविकल, इसे कॉलर बोन भी बोलते हैं। यह एक लंबी अस्थि होती है। इसमें क्या होता है? दो वक्र होते हैं जिसमें स्कंद मेखला का अग्र भाग यानी आगे का भाग बनता है। इसके बाद आ जाती है बाहु भुजा, जो ऊपरी भुजा या बाहु की सबसे बड़ी और लंबी अस्थि होती है, जो कंधे और कोहनी के बीच में स्थित रहती है। कहाँ पे रहती है? कंधे और कोहनी के यानी इस वाले भाग में ये स्थित रहती है। ठीक है, इसमें 2 सिरे होते हैं। फिर आ जाती है अग्रबाहु। इसमें रेडियस और अल्ना 2 अस्थियां पाई जाती है। अग्रबाहु यानी 4 आर्म, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसमें कौन सी अस्थियां पाई जाती है? रेडियस और अल्ना। फिर इस रेडियस कैसी है? अग्रबाहु की एक लंबी अस्थि है जो अल्ना के पीछे अंगूठे की ओर स्थित रहती है। अल्ना के पीछे अंगूठे की ओर स्थित रहती है। कौन सी? ये हमारी रेडियस। ठीक है, अल्ना कैसी कहाँ पे होती है? अल्ना अग्रबाहु की मध्यवर्त अस्थि है यानी बीच वाली अस्थि है। यह मध्य या छोटी उंगली की ओर स्थित रहती है।
ठीक है। और यह रेडियस की तुलना में लंबी होती है। कैसी होती है? रेडियस से लंबी होती है। इसके बाद आ जाती है हमारी कलाई की अस्थियां या मणिबंध अस्थियां भी बोलते हैं इन्हें। दिखाई दे रहा है ना? कलाई की अस्थियां क्या कौन कौन सी होती है? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल ये हथेली की 5 अस्थियां, हथेली यानी हमारी हथेली की 5 अस्थियां जो लंबी और बड़ी अस्थियों का लघु रूप होती है। इनका आधार कार्पल्स तथा शीर्ष फ्लेंजिज होता है। आधार कार्पल और शीर्ष फ्लेंजिज यानी उंगलियों की जो अस्थियां होती है उन्हें बोलते हैं फ्लेंजिज। ठीक है। फ्लेंजिज क्या होती है? प्रत्येक हाथ की उंगली व अंगूठे की 14 लंबी अस्थियां फ्लेंजिज कहलाती है। ठीक है। इसकी इनकी संख्या प्रत्येक फिंगर में 3, तो कितनी हो गई? 3 × 4 12 हो गई, 3 चौक 12 हो गए, और 2 होती है अंगूठे में, तो कितनी हो गई? 14 हो गई। एक हाथ में 14 हो गई, दोनों हाथों में कितनी हो गई? 28 हो गई। इसके बाद आती है निम्न भुजा पे। निम्न भुजा यानी लोअर एक्सट्रीमाइटीज, श्रोणी मेखला। निम्न भुजा में कौन सा भाग आती है? कौन सी आती है? पहले पेल्विक ग्रिडल यानी श्रोणी मेखला आती है। निम्न भुजाओं की अस्थियां श्रोणी मेखला द्वारा धड़ से जुड़ी होती है। श्रोणी मेखला दोनों ओर की कूल्हे की उपास्थियों सैक्रम और कोक्सीजियल से बनती है। मैंने क्या बताया था? सर्वाइकल वाले भाग में सैक्रम और कोक्सीजियल एक एक थी, जो 5 अस्थियों का समावेश था और 4 अस्थियों का समावेश था। ठीक है। इसके बाद आती है हमारी जांघ की अस्थि। कौन सी होती है? फीमर। फीमर जांघ की अस्थि कूल्हे एवं घुटने के बीच होती है। कहाँ होती है? कूल्हे एवं घुटने के बीच। यह शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत अस्थि होती है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। इसके बाद आती है पटेला। पटेला कहाँ की होती है? हमारी घुटने की अस्थि होती है। नी कैप भी बोलते हैं इसे, जो घुटना होता है घुटने का, वो गोल वाला भाग। ठीक है। पटेला शरीर की सबसे बड़ी तिलाकार अस्थि होती है। याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है तो फीमर होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी तिलाकार अस्थि कौन सी होती है तो कौन सी होगी? पटेला होगी, तिल के आकार की। यह घुटने को मजबूत बनाती है। इसके बाद आ जाती है टांग की अस्थियां। टांग की अस्थि कौन कौन सी होती है? टीबिया। टीबिया टांग के निचले भाग में स्थित अस्थि है। कहाँ पे है? निचले वाले भाग में है, और यह अधिक मोटी, बड़ी और मजबूत अस्थि होती है। निचले वाले भाग में होती है टांग के, बड़ी होती है, मजबूत होती है। फिर आ जाती है टांग की ही दूसरी अस्थि है फिब्यूला। यह टांग के बाहर की तरफ, कहाँ की तरफ? टांग के बाहर की तरफ, तथा टीबिया के समांतर एक लंबी व पतली अस्थि होती है। इसके बाद आती है टखने की अस्थि। टखने की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, और ये पैरों का कौन सा भाग बनाती है? पिछला भाग बनाती है। ये अस्थियां क्या होती है? खड़े होने की स्थिति में शरीर के वजन को संभालती है। जब हम खड़े हुए हैं तो ये हमारे वजन को संभालने का काम करती है। कौन सी अस्थि? हमारी टार्सल बोन यानी टखने की अस्थियां। ये मीडियल तथा लेटरल सीरीज में व्यवस्थित रहती है। ठीक है। इसके बाद आ जाती है पैर की अस्थियां। ये है अस्थियां। ठीक है। टेलस, कैल्केनियस, नेविक्यूलर, क्यूनिफॉर्म और क्यूबाइड। ठीक है। इसके बाद आ जाती है पैर की अस्थियां, जिन्हें क्या बोलते हैं? मेटाटार्पल्स। और जो उंगलियां होती हैं, उंगलियों की अस्थियों को क्या बोलते हैं? फ्लेंजिज। मेटाटार्सल, प्रत्येक पैर में 5 लंबी अस्थियां होती है, जो मेटाकार्पल्स की तरह ही होती है। हाथ की हथेली वाली मेटाकार्पल्स, पैर वाली मेटाटार्सल्स। याद रखेंगे। फ्लेंजिज कितनी होती है? संख्या में 14 होती है। हाथ में भी 14 होती है, पैर में भी 14 होती है, तथा हाथ की अस्थियां फ्लेंजिज की तरह व्यवस्थित रहती है, परंतु ये अपेक्षाकृत छोटी होती है। हाथ की उंगलियां लंबी है तो पैरों की उंगलियां छोटी है, तो ये कैसी होगी? छोटी होगी। ये चलने फिरने में स्थिरता के साथ सहारा प्रदान करती है। इसके बाद आ जाता है हमारा अस्थि तंत्र पर योग का प्रभाव। ये आप लोग देख लेंगे। ये देखिए, ये है क्लेविकल, ये वाली, क्रेनियम, थोरेसिक केज, ये वाली थोरेसिक केज, स्टर्नम, ये होती है हमारी रिब्स। पसलियां कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। ये हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम, ये बीच वाली जो स्पाइन भी बोलते हैं इसे। ये हो जाता है ह्यूमरस यानी भुजा वाली अस्थि। ये ठीक कोहनी के और इसके नीचे, कोहनी के और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ वाले हिस्से में क्या हो जाता है? अल्ना हो जाती है। ये इसके नीचे हो जाती है रेडियस। ठीक है। इसके बाद ये आ जाती है हथेली में कार्पल्स बोन। फिर ये कलाई में आ जाती है कार्पल्स बोन। फिर मेटा कार्पल आ जाती है हथेली में, और उंगलियों में आ जाती है फ्लेंजिज। और ये होती है हमारी थाई में फीमर बोन। ये है पेल्विक, ये क्या है? पेल्विक है। इसके बाद ये घुटने की आ जाती है हमारी पटेला।
फिर इसके ठीक नीचे टिबिया आ जाती है, टिबिया के ठीक नीचे आती है फिब्यूला, फिब्यूला फिर पैरों के नीचे आ जाती है हमारी टार्सल बोन, टार्सल बोन के से जो ये पैर का जो एंकल है, एंकल के ठीक थोड़ा सा नीचे आ जाती है मेटाटार्सल बोन, और पैरों की उंगलियों में आ जाती है हमारी फ्लेंजेज, यानी जो पैर की उंगलियों की जो अस्थियां होती है उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लेंजेज बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आ जाती है हमारी कपाल की अस्थियां, बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है आपको। इथेमोइड बोन, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, संकास्ती बोलते हैं इसे, ये स्क्वेमस, लैक्राइमल बोन, नेजल बोन, जाइगोमेटिक, किसकी अस्थियां, ये हमारी चेहरे की अस्थियां और हमारी कपाल की अस्थियां। ठीक है, ये मैक्सिलरी है, जाइगोमेटिक ये वाली होती है मुंह के अंदर, ये वाली यहाँ पे कहाँ है, जाइगोमेटिक है। ये मेस्टोइड है, ऑक्सीपिटल है। ठीक है, स्फेनोइड कहाँ पे है, ये स्फेनोइड है, ये निचले जबड़े का निर्माण करती है। मैंडिबल, ऑक्सीपिटल जो पिछले वाले भाग में होती है, जिसे मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था। आप अगर कपाल की अस्थियां याद रखेंगे तो OTPSEF से याद रखेंगे। संख्या कितनी होती है, 111 122 से याद रखेंगे। OTP के सामने ऐसे लिख देंगे OTP, O1 T1 फिर P1 ऐसे करके 111 और 122 से याद रखेंगे। उसके बाद मैंने आपको चेहरे की अस्थियों की एक ट्रिक बताई थी कि मेरी वाली मुझे इंडिया नहीं पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी, उसमें सारी अस्थियां हमारी कैसी आ जाती है, हमारी चेहरे की अस्थियां आ जाती है। इसके बाद ये देखिए फोरमैन मैगम, राइट टेम्पोरल बोन, पोस्टीरियर क्रेनल फोसा, ऑक्सीपिटल बोन, राइट पैराइटल बोन, मिडिल क्रेनियल फोसा। ठीक है, एंटीरियर, स्फेनोइड, एथेमोइड, ये सारी अस्थियां आ जाती है हमारी। इसके बाद ये सीधा नहीं है, ये हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रल, मैंने बताया था आपको कितनी अस्थियां होती है इसमें, ये होती है 7। थोरेसिक में होती है हमारी 12 अस्थियां, देखिए लंबर में होती है हमारी 5 अस्थियां यहाँ पे। इसके बाद सैक्रल वर्टिब्री, ठीक है, यहाँ पे ये सैक्रम है, कोक्सीजियल ये मैंने बताया था आपको, कोक्सीजियल ये सैक्रम। ठीक है, इसके बाद पूरा आपको अच्छे से दिखाया जा रहा है, फिर से यही वाला आ गया। ठीक है, ये देखिए ये हाथ का पूरा दिया हुआ है, मिडिल फ्लैंक्स, डिस्टल फ्लैंक्स, प्रोक्सिमल फ्लैंक्स। ठीक है, कलाई, हाथ एवं उंगलियों की अस्थियां है, ये कहाँ की है, कलाई, हाथ एवं उंगलियों की अस्थियां। ठीक है, तो ये हमारा पूरा अस्थितंत्र कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, किसके माध्यम से पढ़ा हमने आज हमने ये पढ़ा पूरा PDF के माध्यम से, हाथ से बनी हुई PDF है, आप एक एक चीज को अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले इसमें जो 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसे आप फटाफट से आज नोट डाउन करेंगे। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको, उपांगीय कंकाल, ये देखिए इसमें कितनी अस्थियां बताई थी मैंने, 126 अस्थियां बताई थी। 126 अस्थियों को कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे हमने डिवाइड किया है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो स्कंद मेखला है ऊपरी भुजा में कितनी अस्थियां हैं, 64 अस्थियां हैं, और निम्न ये अक्षीय कंकाल है, और निम्न भुजा में कितनी है, 62 अस्थियां हैं। तो जो 64 अस्थियां है वो कहाँ पे है, हमारी स्कंद में है। स्कंद मेखला में कितनी है, 2 क्लेविकल है, 2 स्केपुला है। ठीक है, भुजा में कौन सी है, 2 ह्यूमरस है। ह्यूमरस में के बाद अग्र बाहु आ जाती है हमारी,
फोर आर्म आ जाती है, उसमें 2 अल्ना हो जाती है, 2 रेडियस हो जाती है। उसके बाद कलाई की अस्थियां आ जाती है जिसमें 16 अस्थियां हो जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, कार्पल्स अस्थियां बोलते हैं। हाथ एवं फिर आ जाती है हाथ की और उंगलियों की अस्थियां, 10 होती है हथेली की मेटाकार्पल, और जिसमें 5-5 दोनों हथेली में हो गई, 5 इसमें हो गई, 5 इसमें हो गई, और 28 होती है हमारी फ्लेंजिज, यानी 14-14, 3-3, एक अस्थि में कितनी होती है, एक उंगली में कितनी होती है, 3 अस्थि होती है, तो 3 चौक कितनी हो गई, 12 हो गई, और 2 हो गई हमारी अंगूठे में, ठीक है, तो कितनी हो गई, 14 हो गई, 14 ही साथ में, 14 ही साथ में, तो टोटल कितनी हो गई, 24 फ्लेंजेज हो गई। इसके बाद आती है हमारी निचली भुजा, निचली भुजा में 62 अस्थि होती है। पेल्विक ग्रिडल, ठीक है, टखना, टखने में यानी कितनी होती है, टार्सल्स में 14 अस्थियां होती है। जैसे हाथ में होती है मेटाकार्पल्स, ऐसे ही पैर में होती है मेटाटार्सल्स बोलते हैं उन्हें, उसमें भी 14-14 ही होती है, पैरों की उंगलियों में भी और हाथों की उंगलियों में 14-14 ही होती है, ठीक है। जांग की होती है जिसे फीमर 2 होती है, पटेला 2 होती है, टांग की होती है, टीबिया 2 होती है, फिब्यूला 2 होती है, और पैर की मेटाटार्सल 10 होती है, और फ्लेंजिज 28, यानी 14-14 दोनों हाथों में होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है, ये हमने सारी पढ़ी ली थी, कौन सी अस्थियां हैं ये है हमारी कपाल की अस्थियां, ओटीपी, एसईएफ, सेफ। तो ये हमारा चेहरे की अस्थियां आ जाती है, कौन कौन सी होती है चेहरे की अस्थियां, ऊर्ध्व हनवा अस्थि यानी मैक्सिलरी बोन, दूसरी होती है कपोल अस्थि जाइगोमेटिक, तीसरी होती है अश्रुवाही लैक्राइमल बोन, चौथी होती है नासा अस्थि नेजल बोन, पैलेटाइन बोन, मैंडिबल बोन, सीरिका अस्थि वोमर बोन, नासा सुक्तिका, इंफीरियर नेजल कोचा, हायर्ड बोन, ठीक है। ये सारी अस्थियां हमारी आ जाती है। ये हमारी 3 कान की अस्थियां होती है, कौन कौन सी होती है, इन सबसे पहली होती है हमारी मैलियस, या जो कान की बाहरी परत होती है, कैसी होती है, हथौड़े के आकार की होती है। दूसरी से हेमर भी बोलते हैं, हेमर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी होती है इनकस या एनविल, यह कहाँ होती है, दोनों अस्थियों के मैलियस और स्टेपिज के, स्टेपिज सबसे छोटी होती है, उसके बीच में होती है। स्टेपिज या स्टेरप भी बोलते हैं, यह सबसे छोटी अस्थि होती है और कान के अंदर आंतरिक परत में होती है। इसके बाद आती है हमारी मेरुदंड। मेरुदंड में भी मैंने आपको कल बताया था कि वर्टिब्रल कॉलम को आम भाषा में क्या बोलते हैं, मेरुदंड बोलते हैं या स्पाइन बोलते हैं। यह दंड की अपेक्षा में इंग्लिश के अक्सर एस से मिलती जुलती है, इस तरह एस की बनी हुई होती है, ऐसा इसका आकार होता है एस के जैसा, और यह लचकदार अस्थि होती है। यह खोपड़ी के आधार से धड़ की संपूर्ण लंबाई तक फैली रहती है और 26 अलग अलग असमान आकृति की अस्थियों से जुड़कर बनी होती है। तो मैंने ये आपको बताया था, इसमें कितनी कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। सर्वाइकल में होती है 7, ग्रीवा में, थोरेसिक वर्टिब्री में 12 अस्थियां, लंबर वर्टिब्री में 5 अस्थियां, सैक्रल में 5 और कोक्सीजियल में 4। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने ये कल ही आपको बता दिया था मेरुदंड के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। आप लोग इसे एक बार पूरा देख लेंगे, पूरा नोट डाउन कर लेंगे, तो ये हमारा अस्थितंत्र कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हैं। पता क्या होता है, आज आपसे थोड़ा 2-4 बातें कर लेते हैं कि जैसे कोई इंसान, कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, जैसे आप कुछ भी काम शुरू करते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई भी काम शुरू किया, लेकिन आप उसमें अपना 100% दे रहे हैं, अपनी तरफ से आप कुछ कमी नहीं छोड़ रहे, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जो आप कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका आपको रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है ना। यानी जो आपने अपेक्षाएं की थी, जो आपने सोचा था कि मुझे इसका ये फल मिलेगा, वो नहीं मिलता, तो आपके अंदर क्या होता है, आपकी हिम्मत टूटने लगती है, जवाब देने लगती है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, जब मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई लाभ नहीं हो रहा, या लोग मुझसे, मैंने जो लोगों से अपेक्षाएं की थी वो पूरी नहीं हो रही। ठीक है, तो एक ना मतलब इंसान के अंदर क्या होता है कि वो टूटना शुरू हो जाता है धीरे 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 धीरे। तो फिर
जब वो बहुत दिन तक लगा रहता है उसी काम में, कोई भी हो व्यक्ति, कोई भी किसी भी काम को करे, कोई छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कैसा भी हो, तो जब उसे सफलता नहीं मिलती तो वो क्या करता है, उसकी हिम्मत जवाब दे देती है, टूट जाती है, और या तो वो उस काम को बंद कर देता है जो भी काम उसने शुरू किया है, या फिर बिल्कुल निराश होकर बैठ जाता है। कोई कोई व्यक्ति आपने देखा होगा कि बच्चे जो 10वीं क्लास 12वीं क्लास के कंपटीशन वाले भी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत साल से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलने के कारण कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कुछ घर छोड़ देते हैं, कुछ ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता करना क्या है। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर कुछ करना चाहता है, आप लोग उसका सपोर्ट कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि अगर आपके एक सपोर्ट से किसी की ज़िंदगी बनती है तो कीजिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताइए। ठीक है, तो हम तो इसलिए आपसे डेली बोलते हैं कि सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, हमसे क्लास लेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ हर उस व्यक्ति का सपोर्ट कीजिए जो आपसे उम्मीद रखता है, जो सोचता है कि व्यक्ति, आपने देखा होगा हम किसे बोलते हैं, जिससे हमें उम्मीद होती है। हम हर किसी को तो नहीं बोलते ना, कि कोई भी राह चलता व्यक्ति है हम जाके उसे बोल देते हैं कि हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो। हम उसी के पास जाते हैं जिससे हमें लगता है कि वो हमारी हेल्प कर सकता है, जाते हैं ना। तो ऐसा ही होता है ना कि जिससे हमें उम्मीद हो कि ये 100% हमारा साथ देंगे, हमारी मदद करेंगे, कुछ भी करे, तो हमेशा व्यक्ति उसी के पास जाएगा जहाँ से पहले से ही पता हो कि इसके पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये मदद करने वाले नहीं है, तो वो व्यक्ति नहीं जाता। तो हमेशा अपनों को ही बोला जाता है, जो अपने होते हैं, जिनसे हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये हमारे काम आ सकते हैं, ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, तो हम उन्हीं से अपेक्षाएं कर सकते हैं, उन्हीं के पास जाकर बोलते हैं कि हमारा ये काम कीजिए, हमें आपकी ज़रूरत है। तो कभी भी कोई भी आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपके समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो आपके सपोर्ट से अगर उसे ज़रा सी भी हेल्प मिलती है तो कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो कल की क्लास में फिर नया, पहले इसी चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, या क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन, कि कौन कौन सी अस्थियां होती है, कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और 5 मिनट का समय निकाल कर अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, पूरे दिन लगे रहते हो ना फ़ोन में, तो 5 मिनट का समय निकाल कर अपने टीचर्स का भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, है ना। तो और जैसे एक बात और है, कुछ जैसे हम क्या करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं सब जगह, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, कुछ से कुछ लिख के भेज देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें क्यों फ़र्क पड़ेगा ये बताइए, हम तो टीचर हैं, हमारा काम तो पढ़ाने का है, हम तो पढ़ाएंगे। लेकिन क्या होता है कि बस व्यक्ति के संस्कार का पता चल जाता है कि वो उसे संस्कार कैसे मिले हैं, पता चलता है, नहीं चलता। तो कभी भी एक टीचर का मजाक मत बनाइए, कभी भी उसे ऐसे कमेंट मत कीजिए कि उसे दुख हो। अगर कोई व्यक्ति अपना बेस्ट दे रहा है, आपको पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है, तो उसका सपोर्ट कीजिए। कभी भी उसे इस तरह से मत जताइए कि सिर्फ ये देखकर कि एक लड़की है, एक लड़की क्लास दे रही है तो आप उसे कुछ भी बोल सकते हो। तो ऐसे इससे पता चलता है परवरिश का और संस्कार का कि बच्चा किस परवरिश में यानी पला बड़ा है और किस तरह के उसे संस्कार मिले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।